हमारी 12th क्लास की जो सेकंड पॉलिटिकल साइंस की बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका थर्ड चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। आज हम उसको कवर करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे कुछ पोस्टल स्टैम्प्स यहाँ पे दिख रही है। ये जो 1955 टू 68 का जो टाइम पीरियड रहा है, उस दौरान ये पोस्टल स्टैम्प्स रिलीज़ की गई है। ओके, इसमें आपको यहाँ पे एक गैंडा देखने को मिल रहा है जो कि आसाम को रिप्रेजेंट करता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? आसाम के अंदर। एक गुवाहाटी रिफाइनरी लगाई गई थी, उसको दिखा रहा है। ये रेलवे दिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर डैम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भी डैम है, यहाँ पर भी। यहाँ पर एक ट्रैक्टर देखने को मिल रहा है जो कि हमारा एग्रीकल्चर एडवांसमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपने एग्रीकल्चर में यूज़ किया, उसको दिखा रहा है। ठीक है, ये वीट रेवोल्यूशन जो हम वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे, तो उसमें क्या है, हमारा ये वीट का राइस का प्रोडक्शन काफ़ी बड़ा था, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक यहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगेन डैम देखने को मिल रहे हैं। हीराकुंड बांध है ये। ठीक है, ये मेरे को क्लियर नहीं दिख पा रहा है। यहाँ पे लिखा होगा इसके बारे में कहीं पर। ये भी एक डैम है। इंडियन रेलवेज ये शो कर रहा है यहाँ पर। जो वहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई है, जो हमने फोकस करा है, उसके बारे में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आप डिटेल में इसके बारे में देख सकते हो। ये सिंदरी फर्टिलाइजर्स है ये यहाँ पर। ठीक है, तो बात करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। उससे पहले एक जो मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजी को लेकर जो यहाँ पर दी गई है। व्हाट इज़ लेफ्ट एंड व्हाट इज़ राइट, ये जानना ज़रूरी है यहाँ पर पहले। ठीक है, थोड़ा सा कहते हैं कि जो पुर्तगाल का राजा था ना, उसके दौर में ये टर्म शुरू हुई है, लेफ्ट एंड राइट। ओके, ऐसा कैसे? एंड मैं श्योर नहीं हूँ कि पुर्तगाल का ही राजा था, कोई और भी हो सकता है। कहते हैं कि उसके राइट में कुछ लोग बैठते थे, उसके लेफ्ट में कुछ लोग बैठते थे। जो लेफ्ट में बैठते थे वो बात करते थे सोशल वेलफेयर की। ठीक है, सोशल जस्टिस की। ये जो गरीब लोग हैं उनके हक में पॉलिसीज़ होनी चाहिए। राजा को मतलब उन्हें फ्री में सहायता करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। एंड दूसरी तरफ जो राइट विंग के लोग थे, राइट तरफ जो बैठते थे, वो कहते थे अरे नहीं, ऐसे तो अपना खजाना खाली हो जाएगा, हमें अपने देश के बारे में सोचना है, उसकी डेवलपमेंट पे फोकस करना है। इतना हमें अपने रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने हैं सोशल वेलफेयर वगैरह पर। हमें अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने देश को स्ट्रॉन्ग करना है। एंड मार्केट की बात करते थे। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते थे। तो वहाँ से टर्म निकलती है, ये आइडियोलॉजी शुरू होती है। देन इनके बीच में लड़ाई देखने को मिलती है। लेफ्ट का जिक्र करें तो इंडिया के अंदर हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जिक्र करके आए हैं। और राइट में आज की डेट में बात करें तो बीजेपी इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करती है, राइट विंग को। एंड सीपीआई रिप्रेजेंट करती है लेफ्ट विंग को। एंड कहीं ना कहीं पे हम कांग्रेस की बात करें तो वो थोड़ा सेंटर में पॉइंट होती हुई दिखाई देती है, बट हल्का सा लेफ्ट की साइड झुकी हुई। ओके, तो आपको ये टर्म समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। प्लांट डेवलपमेंट क्या है? कि भाई हमने प्लान करा, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करा, देन हमने एक प्लान बनाया कि इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, देन उस प्लान को एग्जीक्यूट करा, देन आउटकम आता है। तो यहाँ पर ये प्लान डेवलपमेंट, इसके बारे में हम 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। ठीक है, ये जो कि हमने यूएसएसआर से लिए थे। यूएसएसआर का मॉडल था 5 ईयर प्लान। एंड फिर हमने योजना आयोग बनाया इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, उसका जिक्र यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर एक ये जो उड़ीसा के विलेजेस प्रोटेस्ट अगेंस्ट पोस्को प्लांट, तो एक स्टील प्लांट लगाया जा रहा था उड़ीसा के अंदर, जहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगते हैं। उसमें ये कहा जा रहा था कि करीब, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि लोगों के घर वगैरह उजड़ जाएंगे। ठीक है, दिक्कत आएगी काफ़ी ज़्यादा उस एरिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके उनमें गुस्सा था उसको लेके। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का डर। कोई बड़ी परियोजना आती है, कोई बड़ा बांध बनता है, तो डिस्प्लेस होना पड़ता है, लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। तो उसको लेके ये प्रॉब्लम शुरू होती है मेन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये लेफ्ट एंड राइट विंग, लेफ्ट को वामपंथ बोलते हैं, राइट को दक्षिणपंथ बोलते हैं हिंदी में। नियोजित विकास की राजनीति इस चैप्टर का हमारा नाम है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए। तो 2 मॉडल होते हैं विकास के। ठीक है, एक तो है, इससे ही मिलता जुलता मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 2 मॉडल हैं एक तरह डेवलपमेंट के। 2 मॉडल की हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, डेवलपमेंट के 2 मॉडल है। एक तो है यूएसए वाला जो, और दूसरी तरफ है एक है यूएसएसआर। ये लेफ्ट मान लो आप, और इसको राइट मान लो यूएसए को, ये कैपिटलिस्ट है। ठीक है, डेमोक्रेसी की बात करता है। यूएसएसआर बोलता है कि सब कुछ स्टेट ओन्ड होगा,
प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कम्युनिस्ट सरकार होगी, वो सारी चीज़ें। तो आज़ादी के वक्त भारत के सामने ये दोनों थे, मॉडल्स थे कि हम कैसे अपना विकास करें। तो हमारे सामने ये मॉडल वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। बट इंडिया, जैसे हमको पता है, नैम को शुरुआत करने में इंडिया का काफ़ी बड़ा रोल रहा है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, हमने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो नए नए आज़ाद देश थे, उन्होंने क्या करा, नैम को ज्वाइन करा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एक तरीके का कि हम किसी भी एक धड़े को या एक ग्रुप को, एक ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। ये था नैम का ऑब्जेक्टिव। आने वाली क्लासेस में इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पर ये दो मॉडल थे। तो इंडिया ने क्या करा कि जो हम स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस यूएसएसआर का ज़्यादा देखने को मिलेगा। यूएसए थोड़ा उस टाइम पे इंडिया कटा रहता था, यानी कुछ यूएसए की पॉलिसीज़ भी इस तरीके की थी इंडिया को लेकर। बट जो पंडित नेहरू हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका कुछ ऐसा विज़न था कि हमें ना किसी एक ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है, हमको इंडिया का फ़ायदा देखना है और दोनों से जहाँ तक हो सके हमें हेल्प लेनी है। अगर मिल जाए तो दोनों से मिले, बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, एडवांटेज मिलनी चाहिए। जो पंडित नेहरू है वो इन डैम्स को, जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स थे, इनको मॉडर्न डे टेम्पल्स बोला करते थे, भारत के नए मंदिर बोला करते थे, क्योंकि यहीं से विकास होगा। इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते थे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी थे, इस बात पे उनको लेकर डिस्प्यूट थे उन दोनों के बीच में, क्योंकि महात्मा गांधी कहते बोलते थे कि भाई हमें है ना, मतलब जो छोटे जैसे घरेलू उत्पाद है उसको बढ़ाना चाहिए, छोटे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़, घरेलू इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, छोटे हथकरघा उद्योग, इसकी वो बात करते थे वहाँ पर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, थोड़ा देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, तो यहाँ से मेन हमारा चैप्टर शुरू होता है, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। जैसा मैं बताया आपको, यूएस एंड सोशलिस्ट मॉडल था यूएसएसआर का, यूरोप एंड यूएस का कैपिटलिस्ट मॉडल था, लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, जिसको मैं जिक्र कर चुका हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, अमेरिकन स्टाइल के काफ़ी कम सपोर्टर लोग थे उस टाइम पे, तो ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस पड़ा हमारे ऊपर वो सोवियत मॉडल था। ठीक है, उस वक्त का जो भारत था, तभी हमने वहाँ से क्या, 5 ईयर प्लान को लिया। ठीक है, अब बात करते हैं प्लानिंग के बारे में। ये यहाँ पर पंडित नेहरू है, नेहरू एड्रेसिंग द स्टाफ ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन बनाया गया, योजना आयोग बनाया गया। ठीक है, जिसका काम था भारत की के लिए योजना बनाना, कि भारत का विकास कैसे सुनिश्चित हो, उस चीज़ को मेक श्योर करना। ये किसका काम था, प्लानिंग कमीशन का। एंड इसको कब बनाया गया, 1950 के अंदर। बाद में से बंद कर दिया गया है, 2015 से इनएक्टिव है, इसकी जगह इसको रिप्लेस करा है नीति आयोग ने। ओके, तो प्लानिंग कमीशन वहाँ पे बनता है। Yeah, despite the various differences, there was a consensus on one point that development could not be left to private actors, कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में हम अपने जो डेवलपमेंट का काम है ना उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या है, अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान देता है प्राइवेट सेक्टर। एंड हमारे, हमने पता, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कितनी परसेंट लिटरेसी रेट थी, क्या हालात थे हमारे, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाले चैप्टर के अंदर। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम हाथ में नहीं छोड़ सकते थे अपना डेवलपमेंट का काम, क्योंकि वो ऐसे में अनदेखी करते। सोशल वेलफेयर की भी ज़रूरत थी हमारे देश को, हमारे लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये भाई प्लानिंग कमीशन को लेके कार्टून दिया गया है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हाउ लकी दे आर टू हैव अस प्लानिंग फॉर देम। यहाँ पे बैठ के पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंदिरा गांधी को दिखाया गया है और बाकी लीडर दिखाया गया है जो प्लानिंग कमीशन के अंदर बैठे हैं मेंबर एक तरीके से। अब एक बात देखो, यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये बैठ के ऊपर बैठ के पॉलिसी तो बना रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल जो रियलिटी है ना, उससे एक तरीके का अनजान है एक तरीके से। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया है, क्लाउड में बैठे दिखाया जा रहा है और ज़मीनी हकीकत अलग है, और ये अपने अलग ख्याली पुलाव पका रहे हैं। ये खुद को बोल रहे हैं कि देखो ये कितने अच्छे, मतलब कितने लकी लोग हैं कि हमें इन लोगों के लिए पॉलिसी बनाने वाले। तो ये खुद को, मतलब अपने मुंह में मिट्ठू करने वाली बात, खुद की पीठ थपथपाई जा रही है। तो द प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप इन मार्च 1950 बाय अ सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इट हैज़ एन एडवाइजरी रोल एंड इट्स रिकमेंडेशंस बिकम इफेक्टिव ओनली व्हेन द यूनियन कैबिनेट अप्रूव दिस। तो एक तरीके का एडवाइजरी बोर्ड हुआ करता था, एडवाइजरी रोल प्ले करते थे, एडवाइस दिया करती थी। एंड जो यूनियन कैबिनेट है, ठीक है, वो उसे अप्रूव करेगी, देन तभी वो हकीकत में आ सकता है। तो बाद में 1 जनवरी 2015 को जो हमारा नीति आयोग है, ये एग्जिस्टेंस में आ जाता है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म ये है नीति की। ठीक है, नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो आपको ये याद रखनी है, 1 जनवरी 2015 को ये आता है हमारे सामने, एग्जिस्टेंस में आता है। ओके,
अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर हम आते हैं। इनफैक्ट द आइडिया ऑफ प्लानिंग एज अ प्रोसेस रिबिल्डिंग इकोनॉमी अर्नड अ गुड डील ऑफ पब्लिक सपोर्ट इन 1940s 50s ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक्सपीरियंस द ग्रेट डिप्रेशन इन यूरोप, the interwar reconstruction of Japan and Germany, and most of all this spectacular economic growth against heavy odds in Soviet Union in 1930s and 40s contributed the consensus। तो भाई ये यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि एक ऑप्ट करने का है ना, क्या आया था ये प्लानिंग कमीशन बना के, एक प्लान डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम था, इसको ऑप्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो यूएसएसआर था ना, जो सोवियत यूनियन था, उसने उस टाइम पर काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई थी एंड आगे चल रहा था वेस्ट के मुकाबले। तो वहाँ पर एक तरीके से वो हो जाता है कि हाँ भाई ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, इसको हम फॉलो करेंगे। एंड जो यूरोप है उस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था, जो एक इकोनॉमिक डिप्रेशन था, वहाँ पे उनकी हालत काफ़ी बिगड़ी हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। एंड दूसरी तरफ यूएसएसआर वहाँ पे फ्लरिश कर रही थी उसकी इकोनॉमी। ओके, तो उस चीज़ का एक काफ़ी बड़ा हाथ है इसको ऑप्ट करने का, अडॉप्ट करने का एज अ पॉलिसी इन इंडिया। ओके, एंड कोई अचानक से ये नहीं आया था प्लानिंग कमीशन बन के हमारा, ठीक है। एंड हाँ, एक बात बता दो, जो प्लानिंग कमीशन के हेड कौन हुआ करते थे, अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है, आपको याद रखना है। प्लानिंग कमीशन के हेड कौन हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर, चेयरपर्सन हुआ करते थे, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ था प्राइम मिनिस्टर वॉज इट्स चेयरपर्सन। तो आपको ये याद रखना है कि, एंड एक यहाँ पे बॉम्बे प्लान का जिक्र देखने को मिल रहा है 1944 के, ठीक है। ये यहाँ पे हिस्ट्री दिखा रहा है कि जो प्लानिंग कमीशन है ना, ये जस्ट ऐसे ही नहीं आ गया था हवा हवा में। इससे पहले क्या है कि बॉम्बे प्लान आया था एक तरीके का, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बिजनेसमैन थे, इन्होंने बैठ के ना एक तरीके का कि कैसे जो इंडिया की डेवलपमेंट की जाए, कैसे अर्थव्यवस्था चले, कैसे प्लान प्लान करें हम हमारी इकोनॉमी को। तो वहाँ पे बैठ के एक तरीके का उन्होंने ये क्या बोलते हैं, बॉम्बे प्लान आया वहाँ से निकल के, ठीक है, एक तरीके का प्रस्ताव था ये। तो इसमें भी ये आया था कि जो स्टेट है वो मेजर इनिशिएटिव ले वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और बाकी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। देन आई होप आपको समझ में आया होगा बॉम्बे प्लान के बारे में। अब बात करते हैं द अर्ली इनिशिएटिव्स। यूएसएसआर में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड द 5 ईयर प्लान्स, FYP, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स। तो इसमें क्या था कि हम 5 साल के लिए एक टारगेट सेट करेंगे एंड उसको लेके अपना काम करना शुरू करेंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉन प्लान बजट दैट इज स्पेंट ऑन रूटीन आइटम्स ऑन अ ईयरली बेसिस, एंड प्लान बजट दैट इज स्पेंट ऑन जो हमने स्कीम बनाई है उसके ऊपर। तो जो बजट था उसको भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक तो हमने FYP के लिए रखा अपने 5 ईयर प्लान के बारे में, और एक दूसरा जो उसके अंदर नहीं आता है बाकी मुद्दों के लिए। इस तरीके से हमने अपने बजट को स्प्लिट कर लिया एंड वैसे ही स्पेंड करना शुरू कर दिया। अब आप ये देखिए, नेवर सेड डाई करके यहाँ पे कार्टून है। ये एक तरीके का यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, सार्केज्म है, ठीक है। क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये सेंट्रलाइज प्लानिंग है, ये बैम्बू है पूरा टूटा हुआ है। पोल वोल्ट एक गेम हुआ करता है जिसमें आपको यहाँ से ऐसे जंप लाया कूदना होता है, ठीक है। तो ये पोल वोल्ट को शो कर रहा है। इसमें क्या है कि जो बैम्बू है टूटा फूटा पहले ही पड़ा है, ये जो एथलीट है बेचारा, ये भी पूरा मार खाया पड़ा है एक तरीके से। तो ये सेंट्रलाइज प्लानिंग की हालत दिखा रहा है। ये कामयाब तो होने, और जो रियलिटी है, जो एक्चुअल अचीव करना है, अरे वो तो बहुत ऊपर है बार, उसको टच ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे शो कर रहा है ये कार्टून। ये पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान का डॉक्यूमेंट था। तो जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान आया वो 1951 to 56। एंड कॉमन सेंस यूज़ करनी है हमें भाई। कॉमन सेंस क्या कि अब एक देश नया नया आज़ाद हुआ है, बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारा वहाँ पे क्या है कि पॉवर्टी है देखने को मिल रही है, डेवलपमेंट का इशू है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें क्या है कि हम पहले खाने पे काम करेंगे हमारे, ठीक है, हम अपनी वहाँ पर फिक्स करेंगे अपने एग्रीकल्चर को, ठीक है। इस पे क्या है कि हमने वहाँ पे इरिगेशन पे ध्यान दिया कि जो सिंचाई है वो अच्छे से हो जाए। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई करा कि भाई कैसे हिंडर हो रही है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ। हमें चाहिए अच्छी फसल चाहिए, काफ़ी सारे भूखे लोग हैं हमारे देश में, उनका पेट भरना है हमें, तो अच्छी फसल की ज़रूरत है। तो एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसमें साथ में फोकस किया गया बांध वगैरह इनको बनाने में कि सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956। तो यहाँ पे के.एन. राज, यंग इकोनॉमिस्ट इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग द प्लान, ठीक है, के.एन. राज का जिक्र देखने को मिल रहा है। आप बता सकते हैं जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है किसका मेन रोल था वहाँ पर इसको मतलब ड्राफ्ट करने में। देन आप के.एन. राज को मेंशन करेंगे यहाँ पर।
एग्रेरियन सेक्टर को यहाँ पर, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन। इरिगेशन की मैं बात करें ना, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ज़रूरी है पानी की व्यवस्था होना। एंड जिसमें शुरू हुआ कि इसमें काफ़ी बड़ा जो फंड दिया गया भाखड़ा नांगल डैम को दिया गया, ठीक है। एंड आपको मैं बता दूं कि भाखड़ा अलग डैम है, नांगल अलग डैम है, ठीक है। भाखड़ा नांगल डैम एक सिंगल डैम का नाम नहीं है, ओके। ये अलग भाखड़ा बांध अलग बना हुआ है, नांगल बांध अलग बना हुआ है, और एक ही नदी पे बने हुए हैं दोनों, तो उसको जॉइंट हम भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो ये भाखड़ा विलेज में बना हुआ है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। सतलुज रिवर के ऊपर है, ऊपर है ये, ठीक है। हिमाचल प्रदेश इंडिया के अंदर बिलासपुर में भाखड़ा गांव है वहाँ पर। एंड दूसरी तरफ जो ये नांगल है, इसका भी जिक्र देखने को मिलेगा। समझेंगे फिर, भाखड़ा डैम एंड नांगल डैम अलग अलग हैं। मैंने जैसे बोला ना कि दो अलग अलग है। एंड न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, यहाँ पर इनको कंसिडर किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं नए भारत के मंदिर हैं ये। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो गया। एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे नीड थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, क्योंकि हमें वहाँ पर कि प्रोड्यूस करना था खुद को एक इंडस्ट्रियल, वहाँ पर कि हम बहुत सारे जो अपनी नीड्स के लिए डिपेंड थे बाकी देशों के ऊपर। हमें स्टील भी बनाना था डेवलपमेंट के लिए। एंड हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बड़े स्केल पर, ओके। दैन यहाँ पर पीसी महालनोबिस का जिक्र देखने को मिलता है। एक साइंटिस्ट थे, एक स्टैटिस्टिशियन थे, इंटरनेशनल रेप्यूटेड फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI के, मतलब 1939 में इन्होंने फाउंड किया था। आर्किटेक्ट ऑफ द सेकंड प्लान, सपोर्टर ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इनका पीसी मालानोबिस का काफ़ी बड़ा रोल है यहाँ पर। एंड जो सेकंड 5 ईयर प्लान था हमारा, जो इंडस्ट्रीज़ पर फोकस था, उस पर यहाँ पे इन्होंने काम किया था, ठीक है। ये 1956 से 1961 तक चला हमारा सेकंड 5 ईयर जो प्लान था। कब तक? 1956 टू 61 हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान वहाँ पे शुरू होता है। एंड जिसमें हमें क्या करना था, अपने यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करना था, ठीक है। एंड इसमें जो पेशेंस एक तरीके का जो मेन हम बोल सकते हैं वहाँ पे मूल मंत्र था उसका, वो सब पेशेंस वहाँ पे यूज़ किया गया। जिसमें जो लोकल हमारी इंडस्ट्रीज़ थी उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करना, उनकी ग्रोथ में हेल्प करना, और जो बाहर से हम इंपोर्ट करते थे उस पर काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाई गई, जिससे ये हो कि जो हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज़ है उसको फ़ायदा मिले, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी था इंडिया के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को मेक श्योर करने के लिए ये काम करना। चैप्टर इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होना चाहिए, सच में इतना छोटा चैप्टर है ये, शुरू नहीं है उससे पहले ख़त्म हो गया ये तो। 10 पेजेस में, यहाँ पे एक सेकंड में NCERT में देखता हूँ कितने पेजेस है। 10 ही पेजेस है। काफ़ी छोटा चैप्टर दे रखा है ये, बट मैं फिर भी कुछ ऐड करता हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए, ठीक है, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। यहाँ पे 10th 5 ईयर प्लान का जिक्र देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक ये कार्टून के अंदर, ठीक है। सॉरी, एक पोस्टर है यहाँ पर, ठीक है। ये कब आया? ये आया था आपका 2002 से 2007 के अंदर, ये देखने को मिला हमें 10th 5 ईयर प्लान। एंड जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो देखते हैं हम क्या था। यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना एंड गरीबी को 15% तक घटा देना 2012 तक। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे 10th 5 ईयर प्लान के, ओके। कुछ मैं पॉइंट्स है जो आपके NCERT में से डिलीट कर दिए गए हैं। बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था एक वक्त पर ये, ठीक है। एंड जो लास्ट 5 ईयर प्लान था, जैसा आपको पता है कि 2015 में नीति आयोग आ गया है, तो जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट एंड लास्ट आपको पता हमेशा होना चाहिए। तो फर्स्ट कब था हमारा? 1951 टू 56, एंड फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर पर। एंड जो लास्ट था, ठीक है, लास्ट कौन सा था हमारा 5 ईयर प्लान? 12th 5 ईयर प्लान था, ठीक है। एंड ये कब तक रहा? ये रहा 2012 से 2017 तक इसकी डेडलाइन थी। बट जो ये प्लानिंग कमीशन था इसको ही ख़त्म कर दिया गया। एंड इसमें जो ग्रोथ रेट था उसको 9% करने का टारगेट रखा गया था इंडिया की इस 12th 5 ईयर प्लान के अंदर। तो इस चैप्टर से तो बहुत सारी चीज़ें उड़ा दी गई है यार, बट फिर भी मैं बताता हूँ आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जो इंडियन इकोनॉमी है आज की डेट में एक तरीके की मिक्स इकोनॉमी है। आई होप आप लोगों ने अगर चैप्टर रीड करा होगा तो शायद आपको देखने को मिल जाएगा कहीं पर 10 ही पेजेस है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ तो कुछ ज़रूरी नहीं है, तो चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा काट छाट कर दी गई है, बट इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी है इंडिया की, ये आपको पता होगा, ठीक है। आज की डेट में 1991 के अंदर हमने अपने यहाँ पर LPG को इंट्रोड्यूस कर दिया था,
जो कि मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। इंडिया के अंदर एक है ना काफ़ी बड़ा एक तरीके का फूड क्राइसिस देखने को मिलता है 1965 के अंदर, ठीक है, 267। ये दौर भी ऐसा था कि इंडियन जो अब हम बोल सकते हैं ना कि शेक हो चुका था हमारा पॉलिटिकल ग्राउंड भी। पंडित नेहरू की डेथ हो जाती है, चाइना के साथ लड़ाई होती है, 65 में पाकिस्तान की लड़ाई होती है, फिर बीच में लाल बहादुर शास्त्री साहब की भी डेथ हो जाती है। तो काफ़ी एक तरीके का बुरा दौर था ये भारत के लिए। एंड इस दौरान भारत के कई हिस्सों में हमारे देश के अंदर सूखा पड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो रीजन था ना वो बिहार का रीजन था। सबसे ज़्यादा बुरी हालत वहाँ पर थी। 9 ज़िले में कम से कम ऐसा हुआ कि आधी जो पैदावार, सिर्फ आधी पैदावार हो पाई, जो वहाँ पे रेगुलर ग्रोथ हो रही थी ना फसल की, जो उग रही थी, वो वहाँ पर आधी होती है। एंड जिसके चलते क्या होता है कि 34% मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर बढ़ जाती है बिहार में उस दौरान में 1967 के अंदर, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कितना बड़ा मुद्दा है एक तरीके से, कि पहले जहाँ साल भर में 10 लोगों की मौत हो रही थी एक तरीके से, तो उसमें इजाफा हो जाता है 34% का। ऑन एन एवरेज 13.4 लोग मरने लगे, 3.4%, और 3.4 लोग वो बढ़ गए वहाँ पर। ये दिखा रहा है कि भुखमरी के कारण, भुखमरी एकदम से बढ़ गई थी, फसल नहीं हो पाई, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्रिटिसाइज करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई है हमारी, इसको क्रिटिसाइज ये बोले किया जाता है कि फोकस थी कुछ ही रीजन के अंदर, जिसमें हरियाणा, पंजाब, यूपी का, वेस्टर्न यूपी का एरिया, ये सब जो स्टेट्स थी इनको इससे फ़ायदा हुआ। एंड ये वो स्टेट्स थी जहाँ पे अच्छी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, ठीक है। यहीं के किसानों को इसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बाकी पूरे देश के अंदर उतना ज़्यादा लाभ नहीं हो पाया ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो ये क्रिटिसिज्म है ग्रीन रेवोल्यूशन का, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन को क्रेडिट जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, एंड हाल फिलहाल में उन्हें भारत रत्न मिला है, ओके। और हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे मिल्क मैन ऑफ इंडिया, इनका जिक्र हुआ हुआ करता था इस चैप्टर में पहले, ठीक है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन साहब थे, इनको बोला जाता है। और अमूल की शुरुआत हुई, अमूल मिल्क जानते हैं ना आप। तो अमूल की शुरुआत कहाँ पर होती है? गुजरात के अंदर। गुजरात में आणंद एक जगह है वहाँ पर, ठीक है। एक ये सोसाइटी बनाते हैं, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। देन वो वहाँ पे एक सहकारी आंदोलन करके श्वेत क्रांति की शुरू करते हैं। श्वेत क्रांति, वाइट रेवोल्यूशन, किससे रिलेटेड है? मिल्क से, मिल्क प्रोडक्शन से, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन, अमूल उसका प्रतीक बनता है वहाँ पर, ओके। यानी 1970 के अंदर ऑपरेशन फ्लड देखने को मिलता है हमें, बाढ़ ला देना, दूध की बाढ़ ला देना भारत के अंदर, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। फ्लड कब आया ये? 1970। क्रेडिट किसको जाता है? वर्गीस कुरियन साहब को, ठीक है। इसमें क्या करा कि जो दूध उत्पादक थे छोटे छोटे, उन सबको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से जोड़ा गया। एंड काफ़ी बड़े स्केल पर अमूल आज की डेट में काम कर रहा है, ये आपको बेहतर ढंग से पता होगा। 1967 के अंदर ही 14 जो बैंक थे ना, उनको नेशनलाइज किया जाता है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाता है। इसकी सरकार थी इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1950 टू 80 जो हमारी इकोनॉमी है वो 3 to 3.5% की ग्रोथ दिखाती है। जो हमारी जीडीपी थी वो इतना बढ़ रही थी बस, तो काफ़ी स्लो ग्रोथ थी वो। तो ये था हमारा चैप्टर, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।